हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। यह जूनियर सुपर टेट हिंदी भाषा के लिए उपयोगी, साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी जाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, उपयुक्त चर्चित पंक्तियां के रचनाकार कौन है। यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, छायावाद में एक कवि आते हैं सुमित्रानंदन पंत, उनकी यह पंक्ति है। और साथ ही साथ छायावाद को में जो सुमित्रानंद पंत है उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। इनका जन्म कौसाम्बी अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है। तो छायावाद के प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले जो सुमित्रानंद पंत हैं उनसे यह पंक्तियाँ ली गई हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी सही। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है, यह बताना है। तो देखिए, सरोज स्मृति जो रचना है वह भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावाद के कवि हैं, ठीक है, छायावाद के ही कवि हैं, उनका एक शोक गीत माना जाता है। शोक गीत, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, शोक गीत है। और यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत भी माना जाता है, जो उन्होंने अपने पुत्र सरोज की स्मृति में लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, इसे शोक गीत है सरोज स्मृति। और छायावाद के कवि हैं, छायावाद के जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी रचना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, यह बताना है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संस्कृति की 4 अध्याय किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और इनकी अन्य रचनाओं के बारे में अगर बात करें तो इनकी अन्य रचनाएं हैं, रेणुका है, उर्वशी है। ठीक है, उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र अगर बात करें और रचनाओं के, तो हुंकार है। ठीक है, हुंकार है, रश्मिरति है, परशुराम की प्रतीक्षा है, हारे को हरिनाम, ऐसे महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। तो संस्कृति के 4 अध्याय जो रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ और प्रश्न। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है। ठीक है, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है। तो देखिए, नारी विमर्श पे जो लिखने वाली पहली लेखिका हैं वह महादेवी वर्मा है। इन्होंने अपने जो रचना है, ठीक है, श्रृंखला की कड़ियाँ, उसमें नारी विमर्श पे लिखा है। और ये छायावाद की प्रमुख कवित्री मानी जाती हैं। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो दीपशिखा, निहार, रश्मि, नीरजा, चित्रलेखा, ठीक है, यह इनकी रचना है। और इनकी जो यामा, इन पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली किसका उदाहरण है। ठीक है, देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी जो थे वे हिंदी में मुक्तक छंद के प्रणेता माने जाते हैं। ठीक है, और 1916 में यह जो रचित है निराला की कली, जूही की कली, वह एक मुक्तक छंद का उदाहरण है। ठीक है, मुक्तक छंद का उदाहरण है। जूही की कली निराला की प्रथम कविता है। और अंतिम कविता के बारे में बात करें तो पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ, यह उनकी अंतिम कविता है। ठीक है, और इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, यह सब इनकी रचनाएं हैं। और यहाँ पे जो लंबी कविताओं के बारे में बात करें तो यह सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, यह सब लंबी कविता में आती हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यंग परक कविता कौन सा है। तो उनका जो कविता है व्यंग परक, वह बहुत ही प्रसिद्ध है, कुकुरमुत्ता। ठीक है, यह इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगर अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो यहाँ पे अनामिका, परिमल गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, नई पत्ते, आराधना, यह सभी इनकी रचनाएं हैं। और ये सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला हैं वह छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्य कृति है।
तो आषाढ़ का एक दिन जो लेखक हैं वे हैं मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश आषाढ़ के दिन के लेखक हैं। यह हिंदी के श्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। इनके जो 3 नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। तो आधे अधूरे बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें मध्यवर्गीय जीवन की विषमता का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो यह उत्तर यहाँ पे होगा सी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटक श्रीनिवास दास ने की है। तो श्रीनिवास दास का जो नाटक है यहाँ पे संयोगिता स्वयंवर है। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर है जो एक ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। तो याद रखिएगा। यहाँ पे बात करें अमर सिंह राठौर का, तो इसके लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी। महाराणा प्रताप की बात करें तो इनके लेखक हैं राधा कृष्ण दास। और नील देवी के बारे में बात करें तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटक हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो सही उत्तर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है। कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, तो आप एक सूत्र याद किए होंगे, अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा। तो उस अनुसार से आप तार सप्तक के जो प्रणेता हैं अज्ञे जी, अज्ञे 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। इसमें जो लेखक आते हैं वो रामविलास शर्मा, गजानन, माधव मुक्ति बोध, भारत भूषण अग्रवाल, ये सभी तो हैं, लेकिन यहाँ पे जो नहीं है वे शमशेर बहादुर सिंह। तो यह उत्तर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है यह बताना है। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुती है, लेकिन जो नहीं है वह कौन सा नहीं है, यहाँ पे भारत हरण जो दिया हुआ है। ठीक है, यह इनका नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित जोक किस प्रकार का एकांकी है। तो उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा जो रचित जोक एकांकी है वह सामाजिक व्यंग्य है। ठीक है, याद रखिएगा सामाजिक व्यंग्य यह है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ नृत्य नाटक खेल आदि होता है वह क्या कहलाता है। तो वह स्थान जहाँ नृत्य नाटक खेल आदि होता है वह क्या कहलाता है, रंगमंच कहलाता है। ठीक है, सही उत्तर होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। तो मोहन राकेश के नाटकों के बारे में अभी चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, लहरों के राजहंस जो है वह उनका नाटक है। अगर बात करें यहाँ पे जो है जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ किसका है, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, सिंदूर की होली किसका है, सिंदूर की होली और मिस्टर अभिमन्यु, यह दोनों किसके हैं, लक्ष्मी नारायण लाल के। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल के यह हैं। तो याद रखिएगा यह नाटक। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न। रैदास का दूसरा नाम क्या है। तो भक्ति काल में निर्गुण काव्यधारा के, संत काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले या ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आने वाले जो कवि हैं रैदास। ठीक है, रविदास, रैदास को ही रविदास जी कहा जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति आपको याद होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यह सब इनकी रचनाएं हैं, मतलब कविताएं हैं। और साथ ही साथ रैदास को मीराबाई के गुरु माने जाते हैं, यानी मीराबाई के गुरु कौन है, रैदास जी। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नीमा किस कवि की माता का नाम है। यह पूछा गया, नीमा किस कवि की माता का नाम है। तो देखिए, नीमा, नीरू और नीमा जो हैं वह कबीरदास की माता का नाम है, क्योंकि कबीरदास को ऐसा माना जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था कोई विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। और जो लहतारा में, वाराणसी काशी में लहतारा के समीप जो तालाब है उसके यहाँ पे वह छोड़ के चली गई थी। तो नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहे इनका पालन पोषण किए थे। तो इनकी माता का नाम है नीमा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा क्या, सी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है। बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है यह बताना है। तो देखिए, बरवै नायिका भेद के जो रचनाकार हैं वह कौन है, रहीमदास। ठीक है, रहीमदास अगर बात करें तो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। इसी से मिलता जुलता एक और रचना है बरवे रामायण। बरवे रामायण के रचनाकार कौन है, तुलसीदास। और इन्हीं के
ऐसा माना जाता है इन्हीं के संदिग्ध में आकर उन्होंने ऐसी रचना की जिसमें बरवय पर आधारित रचना है। बरवय में देखिए यह अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है जिसमें 12 और 7 से 19 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे में 12-12, दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती है। अर्ध सममात्रिक माना जाता है छंद को, बरवय को। तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा वह ए रहीमदास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न अब लोग हम देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्बार्काचार का संबंध किससे है। तो देखिए निम्बार्काचार के जो रचनाकार हैं मतलब किस संप्रदाय के, तो द्वैतवाद के निम्बार्काचार हैं। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार, द्वैतवाद मध्वाचार, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार और द्वैतवाद हैं निम्बकाचार। तो सही उत्तर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है। तो कविता क्या है या इस निबंध के जो लेखक हैं वह कौन है। तो इस निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। तो महत्वपूर्ण निबंध है, चिंतामणि इनके निबंधों का संग्रह है जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। तो यहाँ पे सही उत्तर ए होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है। तो यह देखिए जो ललित निबंध संग्रह है वह है विद्यानिवास मिश्र। यह ललित निबंधकार माने जाते हैं विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह सभी ललित निबंधकार माने जाते हैं। इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो मैंने सील पहुँचाई, चितवन की छा, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन, यह सभी इनके महत्वपूर्ण क्या हैं निबंध है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भ्रमर गीत में गोपिकाओं के समक्ष उद्धव किस भूमिका में थे। तो भ्रमर गीत में गोपिकाओं के समक्ष जो उद्धव थे वे किस भूमिका में थे यह पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा संदेश वाहक के रूप में थे, यानी कृष्ण जी के संदेश को लेकर वह मथुरा से ब्रज में आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सूरदास को पुष्टिमार का जहाज किसने कहा है। सूरदास को पुष्टिमार का जहाज किसने कहा है। तो देखिए सूरदास को पुष्टिमार का जो जहाज का है वह विट्ठल नाथ ने कहा था। सूरदास की जब मृत्यु हुई थी तब उन्होंने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु ले न हो सो ले, यानी जिसको जो कुछ लेना है वह ले ले। तो यह जो कथन कहा गया था वह कहा गया था विट्ठल नाथ द्वारा। तो सही उत्तर होगा डी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं। तो कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि है सूरदास। सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो रचनाएं हैं सूर सागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली। ठीक है, जिसमें साहित्य लहरी जो है वह नायिका प्रसंग भेद ऐसे रचनाओं पे आधारित है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। तो देखिए 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता के जो रचनाकार हैं वह गोकुलनाथ हैं। ठीक है, गोकुलनाथ, यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोलही भयास, राज धर्म तन तीनी करी हो ही बेगी नाश। यह जो पंक्ति है वह किसका है। तो यह पंक्ति अगर बात करें तो रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा रचित है। और यह किस कांड से लिया गया है। तो यह सुंदर कांड में इसका वर्णन है। तो सही उत्तर होगा सी। देखिए रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उसके नाम है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, सही उत्तर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं। तो देखिए राम भक्ति शाखा में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, अग्रदास। ठीक है, अग्रदास रसिक संप्रदाय की स्थापना इन्होंने किया था। तो याद रखिएगा इन्हें, सही उत्तर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं, तुलसीदास के ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखा था। तो कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु उन्होंने जो लिखा है वह विनय पत्रिका है और यह ब्रज भाषा में रचित है। तो इसे ध्यान रखिएगा, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित रचना है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मृगावती किसकी रचना है। तो मृगावती जो रचना है वो किसका है। तो कुतुबन है जो आते हैं किस धारा में, सूफी काव्य धारा के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। अगर बात करें उस्मान, तो उस्मान ने चित्रावली लिखा है, मंझन ने मधुमालती लिखा है
और जायसी ने पद्मावत लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जायसी की रचना कौन सी है? तो जायसी की रचना यहाँ पे अभी बात किया गया पद्मावत है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यह 1540 में लिखा गया, ध्यान रखिएगा 1540 ईस्वी में लिखा गया पद्मावत है। यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न है कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति का नाम क्या है? तो इनका जो लिखा गया है हम हसमत, कृष्णा सोबती का लिखा गया एक संस्मरण है हम हसमत, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैसे मित्रों मर जानी, डार से बिछुड़ी, ठीक है, यह सभी इनके उपन्यास है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। लाल तारा के रचनाकार कौन है? लाल तारा के रचनाकार कौन है? तो लाल तारा के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। ठीक है, जो रेखा चित्र है, माटी की मूर्ति भी इनकी है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो पहले बात करेंगे कवित्त रत्नाकर किसका है। तो यह सेनापति द्वारा लिखा गया है, जो ब्रज भाषा में है और रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, और इनके द्वारा एक और अन्य रचना है काव्य कल्पद्रुम, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा ए। आगे बढ़ते देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा कवि ऋतुमुक्त नहीं है? ऋतुमुक्त कवि कौन नहीं है बताना है। तो ऋतुमुक्त कवि में जो आते हैं, देखिए आते हैं घनानंद, ठीक है, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये सभी आते हैं ऋतुमुक्त में। तो यहाँ पे जो नहीं है वे कौन है? तो बिहारी जो हैं वह किस में आते हैं? रीति सिद्ध में, ध्यान रखिएगा रीति सिद्ध में आते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? भूषण का वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम। ठीक है, रीतिकाल में वीर रचनाओं के, वीर रस में रचना करने वाले या रीतिकाल के कह सकते हैं वीर रस में जो रचना करने वाले कवि हैं वह हैं भूषण। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर ये हो जाएगा, इनका नाम है घनश्याम। ठीक है, और इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश, यह इनके प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसको माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो प्रवर्तक माना है वह चिंतामणि को। वैसे अन्य जो लेखक हैं वे केशव दास को मानते हैं, लेकिन चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल ने माना है। याद रखिएगा। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी रचना है काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश को याद रखिएगा, काव्य प्रकाश इनका पूछा जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा सी। चलिए सुजान सागर के लेखक कौन है? सुजान सागर के जो लेखक हैं वह घनानंद है। ठीक है, विरह लीला, कोकसा, रस केलीवल्ली, कृपा कांड, यह इनके प्रमुख रचनाएं हैं और रीतिकाल में रीतिमुक्त धारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं घनानंद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो देखिए राहुल संस्कृत्यायन की जो आत्मकथा है वह क्या है? मेरी जीवन यात्रा, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो देखिए भारतेंदु जी खुद जो थे वे पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। ठीक है, पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी? तो हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे जो होगा बी सही हो जाएगा। वैसे इन्होंने 3 प्रमुख पत्रिकाएं निकाली थी, जिसमें कवि वचन सुधा, बाला बोधनी और हरिश्चंद्र मैगजीन प्रमुख है, तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल या गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का समय क्या माना है? तो याद रखिए प्रथम उत्थान का जो समय इन्होंने माना है वह क्या माना है? ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 1925 से 1950 ईस्वी तक प्रथम उत्थान का समय है। 1925 से 1950 विक्री संवत तक, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है? बच्चन सिंह द्वारा। ठीक है, बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया है, तो यह उत्तर होगा डी। नामवर सिंह ने क्या लिखा है? आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, और सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है?
तो रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 विक्रम संवत तक आदिकाल का समय सीमा माना है, ठीक है। और 1700 से 1375 से 1700 भक्ति काल, 1700 से 1900 रीतिकाल, 1900 से अब तक या कह सकते हैं आधुनिक काल, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? किन्हों ने जीवनी नहीं लिखा है? तो अज्ञे ने जीवनी नहीं लिखा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर बात करें रामविलास शर्मा का, तो रामविलास शर्मा ने जो निराला की साहित्य साधना, निराला की जीवनी लिखा है। अमृत राय ने कलम का सिपाही प्रेमचंद का, और विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा जो शरद चंद्र के जीवनी पर आधारित है, तो उसको लिखा है। तो यहाँ पे नहीं लिखने वाले कवि हैं अज्ञे जी। चलिए अगला प्रश्न है, जीप पर सवार इलिया किसकी हास्य व्यंग रचना है? तो जीप पर सवार इलिया जो रचनाकार हैं वे हैं शरद जोशी, ठीक है। शरद जोशी यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, विद्यापति के पद में किस भाषा में रचित है? विद्यापति के पद किस में है? मैथिली में है, इसी कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। और इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका, यह सब किस में है? अवहट्ट भाषा में है, तो यहाँ पे सही उत्तर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? तो विद्यापति की कौन सी रचना नहीं है? तो विद्यापति की जो रचना नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गीत गोविंद या किसका है? जयदेव का, ठीक है, जयदेव का रचना है गीत गोविंद। याद रखिएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं राम कुमार वर्मा, ठीक है। तो राम कुमार वर्मा ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस जो है वह वीर रस है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सही कथन क्या है यह बताना है। तो अभिधा व्यंजन, अभिधा लक्षणा व्यंजना, यह 3 शब्द शक्तियाँ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा, शब्द अर्थ का जो बोध कराता है वह होता है अभिधा, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? यह ऑप्शन के अनुसार लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द सत्ता अभिधा पे आश्रित होती हैं, तो सही उत्तर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, चंपू के 2 भेद कौन से हैं? तो चंपू के 2 भेद होते हैं, वह कौन से होते हैं? विरुद्ध और कर्मभग, विरुद्ध और कर्मभग, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्टलोलट द्वारा उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या नहीं है यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए, जो भुक्तिवाद है वह भट्टनायक है लेकिन मम्मट नहीं है, ठीक है, तो सही उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जूठन के लेखक कौन है यह बताना है। तो जूठन देखिए दलित आत्मकथा है जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा, ठीक है। उसके बाद में बात करें, सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत लिखा है, ठीक है, और माता प्रसाद ने झोपड़ी से राजभवन तक लिखा है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, नई कविता के में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? तो वह लिया गया है किसके? ब्रज भाषा के स्थान पे कौन आ गया था? खड़ी बोली, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं आधुनिक नवीनतम किस भाषा के शब्दों को लिया गया है, ठीक है, आधुनिक भाषा कह सकते हैं, आधुनिक भाषा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे सही उत्तर होगा, नई कविता के प्रवर्तक कौन है? तो नई कविता के जो प्रवर्तक हैं वह गे जी हैं, ठीक है, या तो कह सकते हैं यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? रामविलास शर्मा किस ग्रंथ के लेखक नहीं, यह बताना है। तो नामवर सिंह, यहाँ पे देखिए जो हो जाएगा नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का है, बाकी 3 क्या हैं? वह है रामविलास शर्मा का, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो असाध्य वीणा कविता के रचनाकार कौन है? असाध्य वीणा जो लिखा गया है वह अज्ञे द्वारा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, अरे यायावार रहेगा याद किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? यह रचना है यात्रा साहित्य, और यह रचना है अज्ञे का, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही
कहानियाँ जो हैं वह क्या है, तो कफन लास्ट में आता है। तो यहाँ पे बड़े भाई साहब, दो बैलों का था, क्रिकेट मैच, कफन, या सही उत्तर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, कोठरी की बात किसका है, तो कोठरी की बात अज्ञे जी का है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ए। अगला प्रश्न जो है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो भीष्म साहनी ने जो नहीं लिखा है वह क्या नहीं लिखा है, तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर क्या होगा, काट का सपना जो है वह मुक्तिबोध का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। 1929 में इनका जो पहला कहानी संग्रह है फांसी, वह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। चलिए यहाँ पे 60 प्रश्न को ही हम लोग देखते हैं, बाकी बचे हुए जो प्रश्न हैं उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसे लगा यह वीडियो आपको। चलिए।